हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जिस क्लास में हम क्लास 10 की मैथ्स प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्नावली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न है यानी इस प्रश्नावली में से प्रश्न 100% पुट अप होते हैं, यानी ये ज़रूर आते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न इसमें से कंफर्म है, 100% आता ही है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर यही आया था। अभी जो एग्जाम हुई थी 10th की, उसमें यही आया था √5। इसमें आपको इरेशनल नंबर क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी √5 को आपको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, यानी यही प्रश्न आया था शायद। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और भी प्रश्न हैं, उनको भी हम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में देखते हैं कि एक्चुअलिटी में प्रश्न कैसे करना है और ये प्रश्न क्या कह रहा है। तो इस प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमसे ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, जब हमने आपके लिए बेसिक क्लास ली थी तो उसमें आपको कुछ अपरिमेय संख्याओं के क्या बताए थे, एग्जाम्पल्स बताए थे, और में हमने आपको बताया था √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमने आपको उस समय लॉजिक के थ्रू बताया था कि किस प्रकार से √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आप जानते हैं √5 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। यानी इसका वर्गमूल हमारा पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यानी निकलेगा तो सही, लेकिन पॉइंटों में कुछ कुछ निकलेगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाता है वो संख्याएं एक्चुअलिटी में क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी यहाँ तक आपको ये मालूम होगा कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको भी मालूम है कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और हम भी जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये हमसे यही बोल रहा है कि भाई हम दोनों को मालूम है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बोल रहा है कि आप मुझको ये प्रूफ करके दीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो क्यों है, यानी ये हमसे प्रूफ मांग रहा है कि आपको प्रूफ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो सभी प्रश्नों में करना है वो सबसे पहला हम क्या करेंगे, जस्ट जो एक प्रश्न जो होता है उसका जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं, यानी इसका जस्ट उल्टा मान के चलते हैं। यानी ये हमसे क्या करवा रहा है, √5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करवा रहा है, हम क्या मान के चलते हैं, इसको परिमेय संख्या। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होने वाला है सवाल। माना √5 एक परिमेय संख्या है। इन बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में आपको ये वाली लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, यानी ये इसकी स्टार्टिंग है। ठीक, अब आपको मालूम होगा यदि मैं इसको परिमेय संख्या बोल रहा हूं तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, हमने नॉर्मली पढ़ते हैं कि जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो क्या अगर मैं √5 को एक परिमेय संख्या बोल रहा हूं तो क्या इसको मैं लिख भी सकता हूं √5 को परिमेय संख्या सॉरी। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, अतः √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। P/Q भी क्या होता है, परिमेय संख्याओं की परिभाषा, और √5 को भी हमने क्या माना है, परिमेय। तो जब ये दोनों परिमेय हो गई तो इस प्रकार से इनके बीच में बराबर लगा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा और मालूम नहीं है तो अब इसको याद रखना आप कि यहाँ पर जो ये P तथा जो Q है ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है। आपको ये याद रखना है कि ये कैसी संख्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है। सहभाज्य क्या होती है, तो आपको ये 2 तरीके से बताते हैं हम सहभाज्य क्या होती है। एक तरीका तो ये होता है कि 2 संख्याएं सहभाज्य संख्या होती हैं,
यदि उन दोनों संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। यानी यदि किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF अगर 1 आ रहा है तो वे दोनों संख्याएं क्या होंगी? सहभाज्य संख्या। यानी यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि P और Q का अगर आप HCF निकालेंगे, HCF यानी महत्तम समापवर्त, वो कितना आएगा? 1। ठीक है, ये मैथमेटिकल है। अगर आपको याद रखनी है, बोलते हैं देसी भाषा में, तो देसी भाषा में आप इसको इस प्रकार से याद रख लीजिए कि यदि किसी संख्या का P में भाग जा रहा है तो उस संख्या का Q में भाग नहीं जाएगा, और यदि किसी संख्या का Q में भाग जा रहा है तो उसी संख्या का P में भाग नहीं जाएगा। तो ये होती है सहभाज्य संख्या। यानी यदि किसी संख्या से P डिविजिबल है तो Q उस संख्या से डिविजिबल नहीं होगी, यानी उससे विभाजित नहीं होगी। तो P और Q आपके समझ में आ गए सहभाज्य। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी √5 का किससे गुणा? Q से। तो ये जाएगा √5Q और बराबर में P, इधर 1 मान सकते हैं तो P का 1 से P। अगला स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो संख्याएं होती है इनकी दोनों तरफ क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। यानी लिखेंगे दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। इधर इसका वर्ग करेंगे √5P का वर्ग और इधर √5Q का वर्ग और इधर P का वर्ग। तो √5 का वर्ग आप जानते हो कितना होता है? 5, और Q का वर्ग कितना हो जाएगा? Q² और P का वर्ग P²। यहाँ से 5 को इधर से अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये कैसे पहुंचेगा? Q² बराबर P² बटे 5। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपने कर लिया। तो यहाँ तक देखिए P² के बटे में कितना आ गया? 5 आ गया। यानी हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ से कि जो P² है वो किससे विभाजित है? 5 से। यानी P² में किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो ये एक प्रमेय भी है आपकी किताब में शायद इससे पहले, कि यदि किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी उसका भाग जाएगा। यानी यदि P² में 5 का भाग जा रहा है तो P में भी 5 का भाग जाएगा। ये प्रमेय है। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं यहाँ कि जो P² है वो किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, आ गए समझ में? क्योंकि P² अगर 5 से विभाजित है तो P जो होगी वो भी किससे विभाजित होगी? 5 से। यानी किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ इसको अपन समीकरण 1 दे सकते हैं और इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार हम P² के बटे में 5 लाए हैं उसी प्रकार हम क्या करेंगे? Q² के बटे में भी क्या लाएंगे? 5 लाएंगे। अब वो करने का एक उद्देश्य है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर भी समझा देता हूँ, क्योंकि P और Q के बारे में मैंने क्या बोला था आपको कि सहभाज्य हैं। यानी कि जिस संख्या का P में जाएगा उसका Q में नहीं जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ आपको ये बता दिया है कि P5 का किसमें भाग जा रहा है? P में। यदि मैं आपको Q² के बटे में 5 ले आता हूँ तो मैं ये बता दूंगा कि 5 का किसमें भाग जा रहा है? Q में। अब देखो यहाँ से, यानी मैं क्या बोल दूंगा कि P में भी 5 का भाग जा रहा है और Q में भी 5 का भाग जा रहा है। यानी 5 एक ऐसी संख्या है जिसका P में भी जा रहा है और Q में भी जा रहा है, लेकिन हमने P और Q क्या माने? सहभाज्य। यानी अगर 5 का भाग P में जाएगा तो 5 का भाग Q में नहीं जाएगा। और एक्चुअलिटी में हमें यही विरोधाभास लाना है कि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि जिसका P में जाएगा उसका Q में भी जाएगा, और यहाँ हम क्या कह देंगे कि 5 का तो P में भी जा रहा है और 5 का तो Q में भी जा रहा है। तो यही विरोधाभास मुझे लाना है, और ये विरोधाभास लाने का जो मेरा पर्पस है वो आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। ठीक है,
अभी हमें इसमें थोड़ा सा एक काम करना है, जो कि इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न में आपको करना है, क्योंकि मुझे क्यू स्क्वायर के बटे में 5 लाना है, तो ये पी यहाँ से विलुप्त करना है, यानी हटाना है। तो इस पी की जगह हम कुछ मान रखेंगे, माना पी बराबर, देखिए जैसा कि आपको पता है कि पी 5 से विभाजित है, तो यहाँ 5 का ही गुणज रखा जा सकता है। तो 5 का गुणज मतलब 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25। तो इसलिए गुणा में 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो उसकी जगह हम क्या मान लेते हैं, माना ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। यानी पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5a। जहां पर जो ए है वो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या होना चाहिए, ये एक पूर्णांक। जमाइए इसमें समीकरण 1 में क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह कितना रखना है, 5a, और इसका स्क्वायर बटे में 5। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और बटे में 5। क्लियर? यहाँ से 5 से 25 कटेगा 5 बार। यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर में 5a स्क्वायर आ गया। यहाँ से 5 को पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो ये जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर में a स्क्वायर। इसको दे देते हैं ये, या फिर इसको रहने दो, समीकरण इसको मत दीजिए क्योंकि इसका काम नहीं पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ से पी स्क्वायर के बटे में 5 और क्यू स्क्वायर के बटे में 5, जो मुझे लाना था वो मैं ले आया। ठीक है, तो इस पर यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से। यहाँ कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी क्यू स्क्वायर में अगर 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी 5 का भाग जाएगा। इस बारीक भाषा को दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, यानी समीकरण 2 और 3 से, यानी समीकरण 2 व समीकरण 3 से हम क्या कह सकते हैं कि P और Q दोनों किससे विभाजित है, 5 से P तथा Q दोनों 5 से विभाजित हैं। P और Q किससे विभाजित हो गई, 5 से, जबकि ये कैसी संख्या थी, परंतु P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इन दो लाइनों में आपको विरोधाभास देखने को मिल गया होगा। एक तरफ तो हम कह रहे हैं P और Q दोनों 5 से विभाजित है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये सहभाज्य, यानी यदि ये सहभाज्य होंगी तो P और Q में दोनों में 5 का भाग नहीं जाएगा। यदि P और Q दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो ये फिर सहभाज्य नहीं होंगी। तो ये दोनों विरोधाभास हुए। ठीक है, तो यह जो विरोधाभास है, यह विरोधाभास हमारी, ये जो हमने स्टार्टिंग की थी ना, माना √5 एक परिमित संख्या है, ये हमने गलत मान के की थी, तो यही लिखेंगे हम, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी विरोधाभास लाना जरूरी था। गलत मान के इसलिए चले थे क्योंकि यहाँ से गलत मानेंगे, उल्टा मान के चलेंगे, यानी गलत मानेंगे तो फिर आंसर भी गलत आएगा, तो गलत ही आंसर आया, तो विरोध हो गया। तो यहाँ से हमने गलत को सही किया और इससे हमने कह दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक।